बच्चों नमस्कार। आइए हम आज कक्षा 6 लेसन नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि पहेली और बूझों ने जब वस्त्र खरीदने का निश्चय किया तो वो दुकान पर अलग अलग प्रकार के कपड़े देखकर कंफ्यूज हो गए, उलझन में फंस गए। तो दुकानदार ने उनसे पूछा कि आपको इसमें कपड़े सेलेक्ट करने में या छांटने में क्या दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ कपड़े अलग हैं, कुछ कपड़े अलग हैं। तो दुकानदार ने बताया कि कुछ कपड़े सूती हैं, कुछ कपड़े कृत्रिम हैं, मतलब संश्लिष्ट हैं, सिंथेटिक हैं। तो उनके पास काफ़ी ऊनी कपड़े भी थे, शॉल, स्वेटर, मफलर, कैप, रेशमी साड़ियाँ भी थी। तो दोनों ने उनको स्पर्श किया, छुआ, उनको कुछ उनमें अलगपन दिखाई दिया, विविधता दिखाई दी। कई वस्त्र बिल्कुल चिकने मुलायम थे, कई खुरदरे थे। तो अंत में उन्होंने क्या किया, एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। फिर देखो, जिज्ञासा पैदा हुई फिर उन्होंने अपने घर के आसपास के कपड़ों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। बेडशीट, बिछाने की चादर, गलीचे, ये सब को उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। आप भी घर में अपने कंबल, पर्दे हैं, बेडशीट है, पिल्लो कवर है, अपने कपड़े हैं, अपने घर में अपनी मम्मी, अपनी बहन, इन सब के कपड़ों जो रेशमी कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। कुर्ता पजामा है, अगर वो सूती है तो उसमें आपको विविधता दिखाई देगी। आप तौलिए हैं, ऊनी कपड़े हैं, मफलर हैं, पर्दे हैं घर के, मेज़ पोश है, आप इन सभी का अवलोकन करके यह पाएंगे कि ये सब वस्त्र अलग अलग हैं, इनमें क्या विविधता है। तो हाँ, अपना स्कूल बैग देखेंगे तो आपको वो अलग ही उसका मिलेगा। आपके घर में जिसमें चीनी या गेहूँ जिस बोरी में भरकर आती है उसका भी अवलोकन कीजिए। तो आइए हम इनकी है पहचान के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है वस्त्रों में विविधता, कि वस्त्रों में इतना अलगपन कैसे होता है, कैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप अपने घर के आसपास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कर सकते हैं। जो सिलाई के बाद कपड़े बच जाते हैं, या आपने अगर आपकी मम्मी घर पे कोई भाई बहन इस तरह का कार्य करता है, आपकी मम्मी आपके घर में कपड़े सिलती है, तो आप देख सकते हैं जो कतरन बच जाती हैं उनका अवलोकन कर सकते हैं। उनको पकड़कर आप ये देख सकते हैं कि उनमें किस प्रकार की विविधता है। देखिए, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो भी कतरन आपको मिले उसमें आपको कुछ लड़ियाँ सी बिखरी हुई दिखाई देंगी, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। आपको कुछ लड़ियाँ बिखरी हुई दिखाई देंगी, आप उनको खींच सकते हो जैसा कि आपको ये दिखाया गया है। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे तो पिन या उसकी सहायता से आप ये कर सकते हो। तो ये धागे हैं, तागे, तो इन तागों से ही ये वस्त्र बनता है। व्यवस्थित करना पड़ता है, इनको बुनना पड़ता है। प्राचीन समय में बुनकर इनको बुनते थे, आजकल ये कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक वस्त्र का टुकड़ा है, आपके हाथ में कतरन है, इसमें से आप पतले पतले धागों की लड़ियों को खींच खींच कर बाहर निकाल रहे हैं। इन धागों से ही ये वस्त्र का निर्माण हुआ है, बुना है, या किसी मशीन ने की सहायता से ये वस्त्र बनाया गया है। तो धागों से वस्त्र बनाया जाता है। तो आइए, इससे डिटेल में जाने से पहले हम सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तंतु किसे कहते हैं, तंतु पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आपने किसी कतरन से या किसी फटे हुए कपड़े से आपने कोई लड़ी या तंतु निकाला, धागा खींच के निकाला। अब इस धागे को भी आपने नाखूनों से रगड़ कर, जैसा कि आपके चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है, इसको ऐसे करते रहिए, रोल करते रहिए नाखूनों से, तो आपको ये 2-3 लड़ियों में ऐसे टूटता हुआ दिखाई देगा, जैसा चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है। तो ये होता क्या है वास्तव में, देखिए, ये जो धागा है ये भी हमारा कई लड़ियों से मिलकर बना होता है, पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। और ये जो
ये कि लड़ी है ना, इसको हम तंतु कहते हैं। जैसा कि आप इसमें चित्र नंबर 2 में जो धागे से जो लड़ियाँ अलग अलग हुई हैं उनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अच्छा, एक और बात है कि जब भी घर में आपकी मम्मी या कोई भी वस्त्र सिलने का प्रयास करता है तो सुई में धागा डालना एक दुष्कर कार्य होता है जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं। तो आपने देखा होगा कई बार धागा डालते हुए सुई में वो डलता नहीं, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको आगे से तोड़कर डालते हैं या उसको थोड़ा गीला करके मुंह से उसमें से गुजारते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो लड़ियाँ होती हैं वो विखंडित हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, जिससे इतने पतले सुराख में वो डालना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको मुंह से गीला कर लेते हैं, जैसे वो लड़ियाँ चिपक जाती हैं, या हम उस धागे को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो इन्हीं लड़ियों को जिनसे मिलकर धागा बनता है उन्हें तंतु कहते हैं। देखिए, वस्त्र धागों से मिलकर बने होते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये ध्यान देने लायक शब्द हैं, आपके पास लाइन है कि वस्त्र धागों से मिलकर बने होते हैं और धागे आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, वही तंतु जिन्हें हम लड़ियाँ बोलते हैं। अच्छा, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी जल्दी ही आपके पास आएगी कि सूती कपड़े हो गए, जूट का कपड़ा पटसन, रेशमी हमें कोकून से मिलता है, रेशम के कीड़े से, ऊनी जो हम वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में वो हमें भेड़, बकरी, याक उनके बालों से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी हमें या तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं या पेड़ पौधों से जो भी हमें वस्त्र की सामग्री प्राप्त होती है उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई और जूट, पटसन जिसे बोलते हैं जूट को, ये हमें पौधों से मिलते हैं। और ऊन और रेशम कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से। ऊन हमें गाय भैंस की बात नहीं करेंगे। ऊन भेड़, बकरी, याक इनसे हमें मिलती हैं। ऊन कई जगह ऊँट के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। और ये हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक तंतु है। रेशमी जंतु आपको पता है रेशम के कीट से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या होता है, उसे कैसे हम निकालते हैं, ये आप अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे। तो देखो, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए, देखो अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो हजारों सालों तक तो केवल प्राकृतिक तंतुओं से ही कपड़े बुने जाते थे। जैसे हमारा कपास हो गया, चरखा काटते हुए आपको आपकी दादी माँ प्राचीन समय में, या आप टीवी में या आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि चरखा कैसे काटा जाता था, कैसे कपास से धागे बनाए जाते थे। दोस्तों, हमने तो देखा है इस समय में, आजकल 2020 में तो ये काम ही मुश्किल से कोई कर रहा होगा। आप इतिहास में गांधी जी की लड़ाई पढ़ते होंगे, गांधी जी ने अहिंसा की लड़ाई के बारे में पढ़ा है, तो वो चरखा काटते थे। तो उसी से हम, या तो हम ऊन से, जंतु स्रोत से, या हम प्राकृतिक स्रोत से ही जो तंतु प्राप्त होते थे उन्हीं से कपड़ा बनाते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसे तंतुओं से भी कपड़ा बनाया जाता है जो प्राकृतिक नहीं हैं। अब जो तंतु प्राकृतिक नहीं हैं तो उन्हें हमने एक अलग नाम दिया है, उन्हें हमने संश्लिष्ट तंतु नाम दिया है, यानी कृत्रिम, जिसको आदमी के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो पूजो ने यहाँ कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा, इन्हें योद्धा पहनते थे, यह जानना चाहते हैं ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने थे। चलिए खैर, इसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।